वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टअप एंजॉय कर रहे हो? अभी तक तो वैसे आपने कोई नई बात नहीं पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बड़ी वसी है और आप खुश हो जाएंगे अगले 5-6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के। अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो छोटी छोटी सी बातें हैं और अभी तक तो कोई ख़ास बात आई भी नहीं है जो कि आपके लिए नई हो। ये सारी बातें जैसे लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा है क्या था वो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मेरा ख्याल है वो सारी बातें आपकी नॉलेज में थी पहले से। कैटिनेशन वाली, मल्टीपल बॉन्ड्स वाली कि कार्बन ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद जो थी क्या नाम है उसका, आइसोमेरिज्म वाली। आइसोमर भी आपने पढ़े हैं, 10th में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था। ऑब्वियसली उससे चीज़ें इन्हांस होंगी बहुत ज़्यादा, उससे चीज़ों का लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा, लेकिन बेसिक्स की जो बात 10th में उसने की थी पहले 4 चैप्टर्स में, वो यकीनन आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की याद होगी। फिर हमने उसमें बात की सॉल्युबिलिटी की, फिर हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की, और फिर हमने बात की जनाब अली सोर्सेज की, सोर्सेज कह रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस की। आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें भी कोई बहुत सारी बातें नई नहीं होंगी। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेस क्या हैं जनाब अली? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं विच वी आर प्रोड्यूसिंग इन द लैब, विच वी आर प्रोड्यूसिंग इन द इंडस्ट्री। हजारों की तादाद में एक कंपाउंड को दूसरे से मिला के, रिएक्शन करवा के, आइसोमर चेंज करके, उनके यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका चेंज करके हजारों लाखों कंपाउंड बनाए गए। लेकिन जब हम देखते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज, इस टॉपिक को बेसिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से कहा जा सकेगा अगर हम इसको नेचुरल सोर्सेज कहें। व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज? तो नेचुरली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी खासी मिकदार में मौजूद हैं, अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं और उनके अच्छे खासे इस्तेमालात हैं। क्या है नेचुरल सोर्सेज? 3 बेसिकली नेचुरल सोर्सेज हैं। एक कोल, नेचुरल गैस, और फिर इंतहाई इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम। ये सारे इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। हुआ क्या? आज से हजारों लाखों करोड़ों भी कह सकते हैं क्योंकि अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो, आज से हजारों लाखों साल पहले, जब इंसान का वजूद नहीं था इस ज़मीन पे, लेकिन दरख्त वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, पौधे वगैरह मौजूद थे। आपने पढ़ा ना डार्विन थ्योरी में, फिर आपने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन और ये सारी चीज़ें आपने बायो में पढ़ी हुई हैं। तो उस वक्त के जो दरख्त और जनाब बड़े बड़े दरख्त और पौधे थे, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मिट्टी की तह के नीचे दबते चले गए। उनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आई, तूफान आए, आंधी आई, दरख्त टूटे, उनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आई, दूसरी आई, 5वीं आई, 10वीं आई, 20वीं आई, और वो आखिरकार मिट्टी की लेयर के नीचे दबते चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम and a lots of time,
500 मिलियन ईयर्स करीब, वो मिट्टी की लेयर के नीचे जब दबते चले गए तो उनके ऊपर फिर प्रेशर पड़ता चला गया, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया। इस सारे इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस सारे इंक्रीज इन प्रेशर के साथ साथ उस लकड़ी में, उन दरख्तों के तनों में वो जो दब गए थे, उनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दीलियां आई। वो तब्दीलियां क्या आई? वो कन्वर्ट हुए कोल में। सम ऑफ द थिंग्स कन्वर्टेड टू द गैस एंड सम ऑफ द थिंग्स कन्वर्टेड टू द सॉलिड, सम ऑफ द थिंग्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड। बेसिकली तीन ही चीज़ें हो सकती हैं ना, मैटर की तीन ही फॉर्म हो सकती है, या लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। वो तीनों फॉर्म्स जिनमें वो कन्वर्ट हुए वो आपके सामने लिखी हुई। कोल वो है जो कि उसका हार्ड मटेरियल है, उसका हार्ड पार्ट है। कोयला जिसको आप उर्दू में कहते हैं, जिसके बगैर आपका बारबेक्यू मज़ा नहीं देगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई वो ग्रिल वगैरह लगा के बारबेक्यू कर भी लेना तो भी उसमें जो कोयले की एक ख़ास महक होती है वो उसमें नहीं मौजूद होगी बारबेक्यू में, उसका वो मज़ा नहीं आएगा। सम ऑफ द थिंग्स वर नेचुरल गैस, वो कन्वर्ट हुए गैस में। नेचुरल गैस के बगैर आप सोच लें, सर्दियों में अगर गैस बंद कर दी जाए, सर्दियों में जब कुछ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस बंद होती है, तो आप अंदाज़ा कर लें क्या हाल होता है। आप भागते हैं जनाब कि सिलेंडर मिल जाएं, सिलेंडर लेके आए, गैस के सिलेंडर लाएं। जस्ट इमेजिन, खुदा ना खास्ता ऐसे इलाके जहाँ पे सिलेंडर भी नहीं मिलते, जलाओ अब लकड़ियाँ, अब लेके आओ लकड़ियाँ, जाओ जंगल से काटो लकड़ियाँ और वो लकड़ियाँ लाओ और घर में जलाओ और फिर जनाब मटन और जनाब मटर कीमा बना के खाओ, फिर लगे आपको पता। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देख लें आप। अच्छा जी, उसके बाद गैस। फिर तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरी चीज़ लिक्विड। जो लिक्विड अंदर से निकाले, जिसको हम आम जुबान में और पहली जुबान में जब वो ख़ास लिक्विड अंदर से, जो थिक लिक्विड अंदर से निकलता है, जिसको आप बोलते हैं क्रूड ऑयल। आपने इसका नाम बेशुमार बार सुना हुआ है, आपने इसका नाम न्यूज़ में भी सुना हुआ है कि जी आज क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर चली गई है, जी आज क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ गई। देख लें क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में आपके लिए। हमारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी क्रूड ऑयल के बगैर। फिलहाल जब इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रांसफ़र होंगे सो होंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए, अभी तक तो क्रूड ऑयल पे ही सारा कुछ चल रहा है। अब हम इन चीज़ों को, इन तीनों टॉपिक्स को ज़रा डिटेल से देखते हैं। मेनली क्या थी मैंने आपको बता दिया। मेन सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? दीज आर थ्री: कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। अब इनको ज़रा तफसील से वन बाय वन देख लेते हैं। कोल के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, याद करें आप। आपको आपके सामने दो तीन नाम लेता हूं तो आपको याद आएगा। वुड थी, लकड़ी थी, ये कन्वर्ट होती है पीट में। याद आया? ये वर्ड आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ, पीट। उसके बाद जो दूसरी चीज है, उसके बाद क्या है? लिग्नाइट, सॉरी लिग्नाइट। लिग्नाइट कन्वर्ट होता है बिटुमिनस में, और बिटुमिनस कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट। ये स्टेप्स हैं। हजारों लाखों साल पहले जो पौधे, जो दरख्त ज़मीन की तहों के नीचे दब गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन प्रेशर, दोज थिंग्स, दोज पार्ट्स ऑफ द वुड्स, दे कन्वर्टेड टू द पीट, एंड देन फर्दर मज़ीद प्रेशर, मज़ीद टेम्परेचर, लिग्नाइट, मज़ीद प्रेशर, बिटुमिनस, और आखिरकार एंथ्रासाइट। दे कन्वर्टेड टू एंथ्रासाइट। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये जेहन में रखें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली ये करेंगे मुकम्मल, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतनी सी बात जेहन में रखें। तो हुआ क्या बेसिकली? आप कभी अगर गए हो ना, जैसे कि जल्लो पार्क हो गया,
या जनाब आपका छांगा मंगा पार्क हो गया, ऐसी जगहों पे, तो यानी काइंड ऑफ जंगल एरिया में। तो आपने यकीनन देखा होगा कि सम टाइम वहाँ पे एक ऐसा लकड़ी के टुकड़े वगैरह पड़े होते हैं जो कि इतने नरम हो चुके होते हैं और उनकी लकड़ी इतनी खोखली हो चुकी होती है कि आप उसको पकड़ के यूं करके दबा सकते हैं। वो जैसे एक स्पंज नहीं होता, स्पॉन्ज होता है ना, जैसे उसकी तरह की उनकी हालत हो गई होती, सुराखदार हो गए होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के हो चुके होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। आप उनको प्रेस करें तो वो एक फोम की तरह दब जाते हैं। वो क्या होता है? वो पीट होता है। बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से फर्स्ट द वुड इज कन्वर्टेड टू पीट। उसके बाद अगर वो पीट जो है वो मिट्टी में दब जाए, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, मिट्टी की लेयर आ गई, वो दबता चला गया, आखिरकार वो दबता चला गया नीचे। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कन्वर्टेड टू लिग्नाइट, एंड व्हेन फर्दर इंक्रीज इट कन्वर्टेड टू बिटुमिनस, और आखिरकार द फाइनेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट। ठीक हो गया। इंडस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है इसका, इंडस्ट्री में यूज़ मुख्तलिफ है, लिग्नाइट का मुख्तलिफ यूज़ है, बिटुमिनस का मुख्तलिफ है, एंथ्रासाइट का मुख्तलिफ है, लेकिन फिलहाल वो हमारे स्कोप में नहीं है, उस तरफ नहीं जाने की ज़रूरत हमें। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बात याद रखें, ये तरतीब याद रखें, PLBA, PLBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। उसके बाद एक जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या होती है जनाब? जब हम कोल को, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, यहां पे बल्कि कोल भी लिख देता हूं, ये ले। When coal is heated in the absence of air, coal is heated in the absence of air, तो हाई टेम्परेचर पे कोई 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं इसको, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में जब इसकी बर्निंग की जाती है तो ये जो कोल है ये डिफरेंट हमें मज़ीद प्रोडक्ट्स देते हैं, जिनमें कोल टार वगैरह हो गई और इस तरह के, मतलब उसमें मज़ीद मटीरियल्स बनते हैं जो कि इंडस्ट्री में मज़ीद इस्तेमाल होते हैं। कोयला पाकिस्तान में अच्छा खासा है, पाकिस्तान में बिलियंस, अराउंड 184 बिलियन, यस अराउंड 184 बिलियन टन कोयले के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं किया गया, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन दुनिया ने कोयले से बिजली बहुत अरसे तक बनाई है। अब तो आके दुनिया कोयले से बिजली बनाने से हट रही है। अब तो हम वो कह रहे हैं कि जनाब ये इन्वायरमेंटली हैज़र्ड है, क्योंकि इससे जो गैसेस निकलती हैं वो इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन कॉज करती हैं, तो अब आप इस तरफ ना जाएं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है तो हमें वी नीड द एनर्जी, हमें अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करनी है, तो फिर भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक जैसे अभी पिछले कुछ सालों में ये एक साहिवाल के करीब एक कोल प्लांट लगाया गया जिसमें कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। तो इसके अलावा भी जो कोयले के ये जो भट्टे वगैरह होते हैं जिनमें ईंटें बनती हैं, ये ज़्यादातर कोयले से चलते हैं। उसके बाद जनाब अली आप आ जाए नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस आपको बिल्कुल पता है क्या है नेचुरल गैस, जो कि इसमें से जिसके नाम से आप वाकिफ हैं, सुई गैस। सुई गैस मोस्ट फेमसली, मोस्ट कॉमनली जिसको आप कहते हैं, वो गैस बेसिकली क्या है? वो बेसिकली लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी C1 से लेके C4 तक। इसका मतलब क्या है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 अप टू कार्बन 4 तक। तो ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कहलाते हैं गैस। अब आप गैस का भी इस्तेमाल देख लें, आपके यहाँ जो फेमस गैस है वो सुई गैस है, जो सुई के मुकाम से दरियाफ्त हुई थी और पाकिस्तान में वो चल रही है। अब तो खैर और भी काफ़ी जगहों से दरियाफ्त हो चुकी। सुई गैस के बगैर, ये जो गैस है नेचुरल गैस, इसके बगैर आपके घर में आपको जो कुकिंग के प्रॉब्लम होंगे वो तो होंगे। एक बड़ी चीज़ वो है आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल इसका।
गैस का इंडस्ट्री में बड़ा इस्तेमाल है, स्पेशली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री गैस के बगैर नहीं चल सकती। फर्टिलाइज़र प्लांट बंद हो जाते हैं जब गैस की लोड शेडिंग हो या गैस का उसमें उनको प्रोवाइड ना की जा रही हो, तो वो फर्टिलाइज़र प्लांट्स नहीं चल सकते। तो ये इसका गैस के इस्तेमालात हैं हमारे यहाँ। फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में अब क्या है, पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं। अब देखें ना, जैसे आपको याद हो तो आपने एक वर्ड सुना हुआ है लिशिट, याद आया? चैप्टर 16 में हमने बात की थी कि जब हम म्यूनिसिपल वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जिसको भी, जब हम उसको लैंडफिल में रख के उसको बंद कर देते हैं तो उसमें से एक लिक्विड मादा प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड लिशिट। तो ये जो पेट्रोलियम है ना, ये जो मिनरल ऑयल है, ये बेसिकली लकड़ी का लिशिट होता है। विद द टाइम जब उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर आया तो उसमें गैस भी बनी, लिक्विड भी बना, सॉलिड भी बना। तो वो जो लिक्विड बनता है दैट इज पेट्रोलियम, दैट इज मिनरल ऑयल। तो इसमें से बेसिकली जब वो जमीन से हासिल किया जाता है तो इसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं इसको? क्रूड ऑयल। क्रूड का मतलब खाम, खाम तेल। खाम मतलब रॉ। ये इतना थिक होता है कि मतलब ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड होता है, इसको नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है ना, ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कहीं पे। हम क्या करते हैं, इस थिक ब्लैक लिक्विड से अपनी मर्जी के प्रोडक्ट हासिल करते हैं। इसकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम इसमें से अपनी मर्जी के जो बीच में से जो इसका फ्रैक्शंस निकलते हैं, जो इसके हिस्से निकलते हैं, जो इसके टुकड़े निकलते हैं, उनको हासिल किया जाता है, उनको सेपरेट करते हैं और उन फ्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हैं फिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बेसिकली हमें चाहिए होता है यही, जो इसके अंदर से जो फ्रैक्शंस निकलती हैं वो, लेकिन वो निकलती कहाँ से हैं? वो निकलती हैं बेसिकली क्रूड ऑयल से। तो ज़मीन से जब इसको हासिल किया जाता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, यानी खाम तेल होता है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है। तो इस थिक ब्लैक लिक्विड को आप इंडस्ट्री में भेजते हैं। इंडस्ट्री में हमारे पास रिफाइनरीज मौजूद हैं जो कि ये काम करती हैं। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या करती है? रिफाइनरी इसको रिफाइन करती है। रिफाइन का क्या मतलब? जैसे हम कहते हैं ना कि जी ये ऑयल जो है ये रिफाइंड ऑयल है, मतलब रिफाइंड मतलब उसको साफ किया हुआ, रिफाइंड साफ किया हुआ। तो रिफाइनरी का क्या काम होता है? रिफाइनरी इस क्रूड ऑयल को बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स में सेपरेट करती है। हमारे पास पाकिस्तान में 4 बड़ी रिफाइनरीज हैं। एक, अगर आपका कभी पिंडी की तरफ चक्कर लगा हो तो एक रिफाइनरी सिटी में ही है, मोरगा के करीब रावलपिंडी में, उसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी। उसका क्या नाम है? अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल रिफाइनरी बड़ी, यानी इस लिहाज से ARL इसको शॉर्टली बोलते हैं, रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। सबसे पहले ARL, अटक ऑयल रिफाइनरी। तो ये क्या करती हैं? ये बेसिकली क्रूड ऑयल को लेते हैं और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए उसको सेपरेशन करते हैं। उसमें से जनाब जो गैस निकल सकती हो वो गैस निकाली जाती है, फिर गैसोलीन निकाला जाता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, फिर वैक्सेस निकलती हैं, फिर एस्फाल्ट निकलता है, पेट्रोलियम की जो और प्रोडक्ट्स हैं अभी जिक्र करेंगे उनका भी। तो ये सारी उसमें से निकलती हैं जो फिर अलग अलग से सेल की जाती हैं। इसी तरह एक इंडस्ट्री है NRL, नेशनल ऑयल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी। और फिर है जनाब अली एक PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। फिर है जनाब अली एक बड़ी फेमस, आप जिसका पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं,
इसी के नाम से पार्को, टोटल के जो पंप होते हैं, तो आपने टोटल के पंप्स पे मुमकिन है देखा हो लिखा हुआ पार्को, तो वो बेसिकली पार्को है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी थी ये, मतलब है जो कि इधर है, इधर मुल्तान के पास, मुल्तान के आगे एक आता है उसमें कस्बा महमूद कोट, डीजी खान की तरफ जब जाएं तो वहाँ पे ये रिफाइनरी मौजूद है पार्को की। फिर नेशनल रिफाइनरी और PRL ये कराची की तरफ मौजूद हैं। तो ये बेसिकली रिफाइनरीज हैं जो कि क्रूड ऑयल को लेती हैं और उनको रिफ़ाइन करती हैं और उनको अपने पार्ट्स में जो इसके फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करके उसको फिर सेल आउट करती हैं। यहाँ तक होगी जनाब बात इसकी। और इनकी पेज नंबर 121 पे हूँ, सेकंड जो पैराग्राफ पेट्रोलियम वाला है, इसमें देखें ज़रा एक बार कि जी इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। जैसे कि अटक रिफाइनरी की कोई 1.2 मिलियन टन्स है, और उसके बाद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है एज सच, लेकिन ठीक है पढ़ लें इसको, एक बार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर 2.13 मिलियन टन्स है वो PRL और NRL की है। इसी तरह पाक अरब रिफाइनरी जो पार्को है वो भी अच्छा खासा काम कर रही है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बेटा हो गया ये आपका सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद हो तो आपने ये 10th में ये टेबल बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है और याद किया। लॉन्ग क्वेश्चन था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अगर किसी बच्चे के पास आपकी 10th की बुक हो ना तो उसको ज़रूर वहाँ से पढ़िएगा। ये टेबल एक बार बोर्ड में आया हुआ है और उसने इसी नाम से दे दिया था कि जी आप बताएं कि जी प्रिंसिपल फ्रैक्शंस क्या हासिल होते हैं पेट्रोलियम के। अगर ये अब आता है बोर्ड में तो इसको टेबल की फॉर्म में ही लिखना बेहतर है, और ऐसे ही लिखना बेहतर है जैसे लिखा हुआ है। जैसा लिखा हुआ ना ऐसे ही लिख दें, हेडिंग्स वगैरह बना लें तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि उसने बुक में टेबल बनाया हुआ तो आप टेबल की फॉर्म में लिख दें तो वो भी ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए, रेफरेंस के लिए 10th वाली बुक का ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं ये टेबल पेज पे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि सेम टू सेम यही टेबल है, और मैं यहीं से इसको जो जैसे इसमें लिखा हुआ है इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार ये बोर्ड में आया हुआ है पिछले कई सालों में, तो इसलिए एक नज़र इसको देख लें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोई टॉपिक छोड़ना ना इस चैप्टर में से, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है। देखें जी ज़रा, सबसे पहले नेचुरल गैस C1 से C4 तक, जो C1 से C4, C1 से C4 का क्या मतलब है कि ऐसे कंपाउंड, ये बात ज़रा गौर से समझ लें, अगर ये बात समझ आ जाएगी ना बाकी भी सारी आ जाएंगी। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी थी मीथेन। ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एटम, जिसको हम कहते हैं इथेन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन एटम है। फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 4 ये हैं कार्बन एटम। इसलिए मैं इसको शॉर्टली लिखा करूंगा C1 to C4। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन एटम वाले कंपाउंड से लेके 4 एटम वाले कार्बन के कंपाउंड्स तक इट विल बी कॉल्ड नेचुरल गैस। अभी वैसे गैस में इसका जिक्र भी हुआ है। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई ना कि ये सीज का क्या मतलब है। C1, C2, C3, 4 का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 तक के जो कंपाउंड है ये आते हैं नेचुरल गैस में। क्यों? क्योंकि ये इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होता है, ये कोई लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर गैशियस फॉर्म में आ जाते हैं। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर किस फॉर्म में आ जाते हैं? गैशियस फॉर्म, क्योंकि टेम्परेचर कम है ना, तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं और गैशियस फॉर्म में आते हैं। अच्छा जी, इसका इस्तेमाल क्या है? फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? जो कि प्लास्टिक्स बना रही हैं, जो रबर बना रही हैं, जो फर्टिलाइजर्स है, ये सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम ईथर, C5 से लेके C6 तक, यानी कि C5 to C6 ये पेट्रोलियम ईथर की रेंज में आ जाता है। ईथर क्या है? बेसिकली ईथर सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ईथर सॉल्वेंट के तौर पे आपने इसका नाम सुना होगा,
ईथर वाला, इथाइल एसीटेट और ये वाले नाम आपने सुने हुए हैं। बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ईथर वगैरह ये सारा कुछ आगे जाके तफसील से पढ़ना है। फिलहाल सिर्फ जितनी बात इसने लिखी हुई है टेबल में इतनी याद रख लें बस। उसके बाद जनाब अली अगली चीज़ है नेफ्था। नेफ्था में C6 से लेके C7 तक, नेफ्था में क्या है, C6 से लेके C7 तक कार्बन 6 के कंपाउंड, कार्बन 7 के कंपाउंड ये नेफ्था में आते हैं। ये भी एज सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है, एज पेट्रोलियम भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी गैसोलीन। ये अब एक इंपॉर्टेंट है गैसोलीन। गैसोलीन में जो मोस्टली कंपाउंड आते हैं वो आते हैं C7 to C8, यानी ऐसे कंपाउंड which are having molecular masses या which are having number of carbon atoms in the range of C7 and C8, वो किस में आएंगे, गैसोलीन में आएंगे। इसकी जो रेंज है ये ज़रा वाइड है, जैसा कि देखें इसने लिखा हुआ है C4 से C13, C4 से C13 तक इसमें आते हैं इसमें गैसोलीन में, लेकिन गैसोलीन का जो मेन पोर्शन है वो C7 से C8 है। वो क्या है, C7 से C8। अब गैसोलीन है क्या, पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन का नाम सुना आप, पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं तो समटाइम आपको नजर आता है सुपर। वो सुपर जो है वो C7 से C8 C9 ये मिक्सचर होता है, लेकिन जो हाई ऑक्टेन होगा वो C8 होता है। हाई ऑक्टेन क्या होता है, C8। ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी बातें आपने आगे जाके तफसील से पढ़नी है। कल या परसों का होगा ये लेक्चर जिसमें हाई ऑक्टेन की भी बात हो जाएगी। तो ये किस में रेंज में आ रहे हैं, गैसोलीन मोस्टली C7 से C8, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें इसी में जेट फ्यूल भी आता है। अब देखिए ना, जेट फ्यूल कोई C11 से C12 का जो एरिया है ये जेट फ्यूल में जाता है, जो एयरप्लेन्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जनाब, जैसे आप कार्बन नंबर अबव जाते हैं C8 से C14, वो कैरोसिन में भी आ रहा है। फिर कैरोसिन ऑयल जो मट्टी का तेल है ये कैरोसिन में आ रहा है, और उसकी भी एक फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी है, C11 से C12 जो है वो जेट फ्यूल में आती है। अच्छा जी, उसके बाद गैस ऑयल फिर 12 से 18 तक, C12 से C18 तक। अब इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें सॉरी डीजल आ रहा है और इसमें हीटिंग फ्यूल आ रहा है। डीजल सॉरी अगर मैंने यहाँ पे कहा था तो डीजल उससे थिक होता है। अगर आप गौर करें ना, कभी आपके सामने पेट्रोल पड़ा हो और डीजल पड़ा हो कहीं पे, तो डीजल उससे काफ़ी थिक होता है। तो डीजल इस रेंज में आता है, पेट्रोल उस रेंज में आता है। C7 से C8 C9 की रेंज में पेट्रोल आता है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ तक जब आप आ चुके हैं ना, तो ये थे लिक्विड्स। अब इससे ऊपर जब कार्बन नंबर बढ़ना शुरू होता है ना, तो अब ये सेमी सॉलिड्स की तरफ चला जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि दिखने में फिर लिक्विड नहीं रहते, सेमी सॉलिड होते, बहुत सॉलिड भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बड़े हार्ड हो और ऐसा भी नहीं कि लिक्विड हो। तो इनमें आ जाती है मेनली वैक्सेस। वैक्सेस आ जाती है इसमें। देखें जरा यहां से, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, वैक्सेस, ये सारा कुछ इसमें आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या है, जो आपने देखा हो, जो बॉयज़ हैं इनको तो ख़ास तौर पे पता होगा कि गाड़ी में जो आप मोबिल ऑयल डलवाते हैं, इंजन ऑयल डलवाते हैं, कोई 1000 किलोमीटर बाद, 2000 किलोमीटर, एक तो आप पेट्रोल डलवाते हैं ना, पेट्रोल डीजल वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन एक आप इंजन ऑयल डलवाते हैं। वो क्या होता है, उसका बेसिकली काम क्या है, उसका काम है लुब्रिकेशन। इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो, इसलिए उसको कहते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। अच्छा, फिर इसमें क्या है, साथ ग्रीजेस भी इसमें आ जाती हैं, वैक्सेस इसमें आ जाती हैं साथ में। अब ये क्या है, विस्कस लिक्विड है, यानी कि थिक, जरा गाढ़े हो जाते हैं ये लिक्विड। ये किस में आ जाती है, ये मोर देन C18। C18 से जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीज, वैक्सेस, ये सारी इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर पैराफिन्स हैं। पैराफिन्स क्या है, पैराफिन के लिए जो एग्जैक्टली वैसे जो इसका यूज़ है ना, ये वैक्सेस की रेंज में ये ज़्यादा आता है। ग्रीस से जब ऊपर चला जाए, मज़ीद थिक हो जाए, वैक्स आता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में होगी वो पेट्रोलियम जेली, वैजलीन जिसको आप बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली, वो क्या है, वो वैक्सेस है, वो पैराफिन्स हैं।
तो इनकी रेंज क्या है, C23 से C29 तक इनकी रेंज है। उसके बाद अब इससे भी जब आप फर्दर ऊपर चला जाए ना, जो C29 तक जो हो गया ये तो वैक्सीज हो गई, अब इससे भी ऊपर जब चले जाएं C30 से ऊपर, तो फिर ये चीज़ें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं टुवर्ड्स सॉलिड, ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें क्या, सॉलिडिफाई में ये जनाब, इसको फिर रेजिड्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू, यानी कि जो बच गया पीछे, जब उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की जा रही है ना, तो कुछ तो था गैस वो ऊपर हासिल हो गया, उसके बाद गैस के बाद थोड़ा सा लिक्विड मिल गया, उनको हमने सेपरेट कर लिया, उन लिक्विड में भी उसके बाद पेट्रोल डीजल वगैरह सेपरेशन हो गई, उसके बाद लास्ट में आ गए विस्कस लिक्विड्स आ गए, वैक्सीज आ गई, वैक्सीज के बाद अब टुवर्ड्स सॉलिडिफाई होने की तरफ जा रही हैं चीज़ें। और इनमें क्या इस्तेमाल होता है, एसफाल्ट, जिसको आप कहते हैं लुक, सड़कों पे जो इस्तेमाल होती, जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं उसको, अराउंड कुछ 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको कूल करते हैं, कूल होती है, जैसे सड़कों पे आपने कभी देखा हो कि जब सड़क वो बना रहे होते हैं, वो एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जो जिसको हम लुक कहते हैं, वो डाल रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, वो पहले लिक्विड होता है, लेकिन जैसे वो सड़क बन जाती है, उसमें डाल दिया जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो सॉलिडिफाई होता है। और सॉलिडिफाई वो कैसा होता है कि आप देख रहे हैं कि आपकी बेहतरीन सड़कें बनती हैं, फिर वो सॉलिड होके उसको कितनी अच्छी ग्रिप देता है। तो वो बेसिकली क्या है, एसफाल्ट। ये किस रेंज में आ रही हैं, ये सॉलिड की रेंज में आ रही हैं। ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो और हाई हो गए, रेजिड्यू हैं। और ये इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं, इसमें रूफिंग में, छतों में इस्तेमाल हो रही हैं, पेविंग में इस्तेमाल हो रही हैं, रोड्स वगैरह में इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि पेट्रोलियम कोक वगैरह ये सारा कुछ इसमें आ रहा है। यहाँ तक रखें आज हमने क्या बात की है, आज हमने नेचुरल सोर्सेज की बात की है। और नेचुरल सोर्सेज में मेन कौन से हैं, मेन है जनाब अली 3। वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका लिक्विड, दूसरा सॉलिड और तीसरा गैस। गैस क्या है, नेचुरल गैस। लिक्विड क्या है, पेट्रोलियम। और जो है आपका सॉलिड, वो क्या है, कोल। हमने ये पढ़ा है कि कोल को जब आप इस्तेमाल उसकी क्या इंडस्ट्री में हम उसको हीट अप करते हैं सम टाइम, और उसमें से कोल तार और दूसरे मकसद की अपने फ़ायदे की चीज़ें जो हम इंडस्ट्री में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो निकालते हैं बीच में से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए। ऐसे ही है। उसके बाद फिर आप जो कोयला है उसका इंडस्ट्री में अच्छा खासा इस्तेमाल है। और फिर आपने वो वर्ड याद रखना है, PLBA। वो इसमें क्या है कि वुड इज़ कन्वर्टेड टू पीट, peat is converted to lignite, lignite is converted to bituminous, bituminous is converted to anthracite with the increase in temperature and pressure। फिर कोयले का इस्तेमाल भट्टियों में, इंडस्ट्रीज़ में वो है। फिर नेचुरल गैस में घरों में इस्तेमाल है, डोमेस्टिक इस्तेमाल है। फिर उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल इंडस्ट्री में, और बहुत ख़ास तौर पे पेट्रोकेमिकल्स में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। फिर पेट्रोलियम पे आते हैं। पेट्रोलियम क्या है, बेसिकली मिनरल ऑयल है जो लिक्विड हमें हासिल हुआ, और क्रूड ऑयल है जो कि ज़मीन से हमें जिस फॉर्म में ये पेट्रोलियम हासिल होता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। और उस क्रूड ऑयल को बेसिकली फिर इंडस्ट्रीज़ में भेज के, रिफाइनरीज में भेज के उनको रिफ़ाइन करवाया जाता है। और ये पूरा जो टेबल हमने पढ़ा है वो इसी बिना पे बता रहा है कि ये जो आपकी अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, पार्को है, ये कैसे इनको सेपरेशन कर रहे हैं इनकी। वो उस लिक्विड को, क्रूड ऑयल को लेते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है बेसिकली कि हम उसको लो प्रेशर के ऊपर वैक्यूम के अंदर उसके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सेपरेट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से उसकी सेपरेशन की जाती है। तो जब हम उसको सेपरेशन करते हैं तो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हाट वी गेट। और वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो है नेचुरल गैस, वो है ईथर्स जो कि सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल होता है, फिर वो है नेफ्था, वो है गैसोलीन। गैसोलीन में क्या आ रहा है, आपका जो सुपर पेट्रोल आ रहा है, आपका जो हाई ऑक्टेन आ रहा है। उसके बाद वो डीजल्स की तरफ चला जाता है, फिर जेट फ्यूल आ रहा है उसके अंदर, फिर कैरोसिन आ रहा है उसके अंदर। फिर उसके बाद जनाब अली आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें टुवर्ड्स थिकनेस जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता थिक होते, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है ना, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता जाता है। तो मॉलिक्यूलर मैस जब बढ़ता है तो फिर आखिरकार वो जनाब अली लुब्रिकेशन की तरफ चले जाते हैं।
उसकी पेट्रोलियम वैक्सेस की तरफ, ग्रीस की तरफ, इंजन ऑयल्स की तरफ, और आखिरकार वो चीज़ें सॉलिडिफाई हो जाती हैं और उसमें क्या आ जाता है, पेट्रोलियम कोक वगैरह आ जाता है, फिर एसफाल्ट आ जाता है जो लुक वगैरह सड़कों पर इस्तेमाल होती है। यहाँ तक रखें, इसको अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ तक अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।